हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रियल लाइफ में भी देखें तो इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इम्पोर्टेंट है ही है, इसके बोर्ड्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ ये आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे होते ही होते हैं, डेफिनेटली होते ही होते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन चैप्टर में जो हम बोर्ड्स या एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले रियल लाइफ में इसके क्या क्या यूजेज है, पहले वो समझते हैं कि सोल्यूशन चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर की अगर बात करेंगे तो ये डे टू डे लाइफ में यानी एवरीडे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीनी हो, चाय पीनी हो, कॉफी बनानी हो, ठीक है, या शरबत बनाना हो, ओके, टी, कॉफी, यहाँ तक कि शरबत बनाना हो, सब में आप सोल्यूशन के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ तक कि जिस हवा यानी एयर में जो हम सांस लेते हैं वो भी एक क्या है, गैसियस मिक्सचर है, यानी गैसियस सोल्यूशन है, जिसमें सारे गैसेस क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिजोल्व होते हैं। ये तो हो गया डे टू डे लाइफ के यूजेज, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर का इसमें जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, जैसे मोलारिटी हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ों का मेडिसिनल और हेल्थ केयर में भी बहुत सारे बेनिफिट्स और यूजेज है। जैसे कि कोई भी मेडिसिनल सिरप बनाए, मेडिसिनल या हेल्थ केयर में भी इसके बहुत सारे यूजेज है। जैसे मान लो कोई मेडिसिन बनाना हो, सलाइन वाटर जो चढ़ाई जाती है, राइट, कोई इंजेक्शन दी जाती है किसी पेशेंट को, उसमें जो हम मेडिसिन डालते हैं उसका एक प्रॉपर कंसंट्रेशन तैयार करके और पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। तो इसके रियल लाइफ में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर में जो हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं या पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है, जितने भी हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं या पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, उनकी भी एक प्रॉपर कंसंट्रेशन यानी एक प्रॉपर सोल्यूशन बना करके फार्मर्स जो है अपने क्रॉप में छिड़काव करते हैं, जिससे क्या हो सके, क्रॉप का जो है डैमेज है वो कम हो सके, ठीक है, और सोइल का जो है हेल्थ वो मेंटेन रह सके। इंडस्ट्री में भी इसके काफ़ी सारे यूजेज हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की अगर बात करें हम लोग तो उसमें भी इसके काफ़ी सारे यूजेज हैं इस चैप्टर के। जैसे कि इंक जो आप लिखते हो पेन से, इंक का फॉर्मेशन हो या पेंट बनानी हो या डाइज बनानी हो कपड़ों के लिए, ठीक है, इसमें भी इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, ठीक है, कि कितने कंसंट्रेशन, कितना अमाउंट किस चीज़ का डाला जाए जिससे क्या हो, एक प्रॉपर और एक बढ़िया डाइज, इंक या पेंट बन करके तैयार हो, ठीक है। इसी चैप्टर में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये तो कंसंट्रेशन टर्म्स की बात हो गई, इसी चैप्टर में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का भी हमारे रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूजेज हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में पानी बर्फ बन जाता है, राइट, उनका फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर जो होता है कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो बर्फ बन जाता है, राइट। तो उसमें फ्रीजिंग पॉइंट को और लोअर डाउन करने के लिए, मतलब और कम करने के लिए क्या किया जाता है, आइस जो होती है
उसमें सोल्ट डाला जाता है या कई बार और केमिकल डाले जाते हैं जिनको एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स कहते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में आगे जा करके हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही एक टाइप है। ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज किया जाता है आरओ वगैरह में। ठीक है, आरओ जो आप घर पे यूज करते हो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज किया जाता है। जैसे कि क्या हो सके, सी वाटर या जो भी हमारे हाई टीडीएस वाले वाटर है उनको क्या कर सके, प्योर करके और पीने लायक हम लोग बना सके। ठीक है, पोल्यूशन इन वाटर हो गया या पोल्यूशन इन एयर हो गया। ठीक है, इसको भी इसी चैप्टर में पढ़ा जाता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी लगभग सॉल्यूशंस में ही होती हैं। ठीक है, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि सब्सटेंस को या किसी कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कैसे मिक्स करें और वो किस तरीके से बिहेव करेगा, उसके स्टडी को ही हम लोग इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। ठीक है, और कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो है कि कितना हम सॉल्यूट को मिला रहे हैं सॉल्वेंट में और उसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, उन चीज को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही है। हम ये कह सकते हैं कि रियल लाइफ में भी इस चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में ये सिंपली इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूशन को कितने तरीकों से कैटेगराइज या डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो पहला वर्ड जो हम लोग सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशन, राइट, कि सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसको हम लोग सिंपली कहते हैं कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द होमोजेनियस mixture of two or more substance, the homogeneous mixture of two or more substance whose composition यानी कि उसका मात्रा can be varied विद इन सर्टन लिमिट्स। एक लिमिट में हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, विद इन सर्टन लिमिट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस whose composition can be varied within certain limits is known as a solution। ठीक है, अब कभी भी कोई भी सोल्यूशन बनता है तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोल्यूशन, और सिंपली वी विल से फीचर्स ऑफ अ सोल्यूशन, क्या क्या फीचर्स होते हैं सोल्यूशन के। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम लोग यूज किए हैं क्या, होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज होमोजेनियस इन नेचर, इट इज होमोजेनियस इन नेचर। अब होमोजेनियस का मतलब क्या है, होमोजेनियस का मतलब है कि इसका जो कंपोजिशन रहेगा थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहेगा, या कह सकते हैं हम लोग यूनिफॉर्म रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जब सोल्यूशन बनेगा तो कितना हम सॉल्यूट ऐड किए या कितना सॉल्वेंट ऐड किए हैं वो बिल्कुल एक ही तरीके के दिखेगा और कंपोजिशन बिल्कुल पूरे सॉल्यूशन में सेम रहेगा, राइट। तो क्या कह सकते हैं कि द होमोजेनियस मीन्स, सिंपली हम लोग कह सकते हैं इट मीन्स इट हैज द सेम कंपोजिशन, इट हैज सेम कंपोजिशन, और इसी चीज को आप कह सकते हो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा थ्रू आउट द सोल्यूशन, इट हैज द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हम
वाटर लिए, यहाँ पे किसी कंटेनर में वाटर लिए और इसमें अगर हम शुगर डिजोल्व कर दें, ठीक है, शुगर डिजोल्व कर दे, तो जब एक बार शुगर डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, तो वाटर और शुगर का जो रेशियो होगा, कंपोजिशन होगा इस सोल्यूशन में, वो थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम रहेगा। चाहे आप नीचे वाले वाटर को ले लो या ऊपर वाले वाटर को ले लो। कहने का मतलब ये है कि आप एक चम्मच के हेल्प से या एक सिरिंज के हेल्प से क्या करो, नीचे का पानी लो और ऊपर का पानी लो, दोनों का स्वाद देखोगे, स्वीटनेस देखोगे, तो वो क्या मिलेगा आपको, यूनिफॉर्म यानी सेम मिलेगा। होमोजेनियस कहने का मतलब ये बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो इसके अगले फीचर की बात करें, यानी अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये क्या कहता है कि कभी भी सोल्यूशन बनेगा, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के कभी भी सोल्यूशन बनेगा, तो ये जो है बिल्कुल एक ही सिंगल सब्सटेंस के जैसा एपियर होगा। तो क्या कह सकते हम लोग, it appears like a single substance, like a single substance। ठीक है, एक बार जब सोल्यूशन बन जाएगा तो आपको बिल्कुल उसमें दो चीजें या जितने भी चीजें मिलाए हो वो चीजें नहीं दिखेंगी, सिंपली आपको एक ही सब्सटेंस के जैसा दिखेगा। कहने का क्या मतलब है कि एक बार जब आपने शुगर ऐड करके डिजोल्व कर दिया वाटर में, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है सोल्यूशन एक ही जैसा दिखेगा। ठीक है, आपको ये नहीं दिखेगा कि इधर थोड़ा सा शुगर है, इधर थोड़ा सा शुगर है और बीच में वाटर है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसका जो अपीयरेंस है, यानी ये जो सोल्यूशन दिखेगा, पूरे सोल्यूशन एक जैसा दिखेगा। यानी सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि वाटर और शुगर का सोल्यूशन जो है वो दिखेगा किसके जैसा, वाटर के जैसा दिखेगा, शुगर के जैसा नहीं दिखेगा। यानी कह सकते हैं कि जो हमने कंटेनर में यानी गिलास में हमने जो वाटर और शुगर डिजोल्व किया हुआ है, वो बाद में किसके जैसा दिखेगा, बिल्कुल वाटर के जैसा दिखेगा। ठीक है, ये है इसका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो क्या होता है कि इसमें जो कंपोजिशन है सोल्यूशन का, दैट कैन बी वेरीड विद इन अ सर्टेन लिमिट। कहने का क्या मतलब है, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, the composition of solution can be varied within certain limits। अब इसका क्या मतलब है भाई, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने वाटर मान लो ले रखा है, वाटर 1 लीटर ले रखा है। ठीक है, तो इस 1 लीटर वाटर में हम क्या कर सकते हैं, जो शुगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो शुगर हम लोग इसमें डिजोल्व कर रहे हैं, इट कैन बी शुगर और इट कैन बी सोल्ट और एनी डिजोल्वेबल सॉल्वेंट, ठीक है, जो उसमें घुल सके। तो ये जो शुगर ऐड कर रहे हैं, इसका जो हम लोग अमाउंट एक सर्टेन लिमिट तक कम ज्यादा कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इसमें आप 10 ग्राम डिजोल्व कर सकते हो, 20 ग्राम डिजोल्व कर सकते हो, मान लो आप 100 ग्राम डिजोल्व कर सकते हो। ये नहीं है कि सर हमने 1 लीटर ले रखा है वाटर, तो इसमें क्या करें 5 केजी शुगर डिजोल्व कर दे, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है कि इसका जो है कंपोजिशन, यानी जो दूसरा चीज हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिसको अभी सोल्यूट कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम सोल्यूट कह रहे हैं, उसकी अमाउंट हम स्लाइटली विद इन अ सर्टेन लिमिट क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी सोल्यूशन है, दैट सोल्यूशन जनरली लुक्स ट्रांसपेरेंट। तो क्या कह सकते हैं, द सोल्यूशन इज जनरली ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सारे के सारे सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट होंगे ये जरूरी नहीं है, इसलिए हम एक वर्ड क्या यूज करें, जनरली, कि जनरली जो सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब क्या है, हम उसके आर पार देख सकते हैं, जैसे पानी के आर पार जैसे देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो रखी है। ठीक है,
अब अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, सोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो सोल्यूशन में कितनी चीजें मिलाई जा रही है, कितनी चीजें मिलाई जा रही है, उसके हिसाब से सोल्यूशन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सॉल्यूशंस को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितने उसमें कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए बाइनरी सॉल्यूशन कह रहे हैं हम, केमिस्ट्री में याद रखिए कि बाय का मतलब होता है टू, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें जो कंपोनेंट है हमारे कितने रहेंगे, कंपोनेंट दो रहेंगे। अगर हमारे पास किसी सोल्यूशन में कंपोनेंट टू है तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे, बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे। उसी तरह अगर कंपोनेंट थ्री हो जाएंगे तो वैसे सोल्यूशन को कहते हैं टर्नरी सोल्यूशन। क्या कहते हैं, टर्नरी सोल्यूशन। ओके, वही अगर मान लो कंपोनेंट 3 से 4 हो गए, कंपोनेंट क्या हो गए, 3 से 4 हो गए, ठीक है, तो उस चीज को क्या कहेंगे हम लोग, क्वाटरनरी, उसको कहा जाता है क्वाटरनरी सोल्यूशन। इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन के कितने उसमें कंपोनेंट्स हैं, अगर 2 हैं तो बाइनरी, 3 है तो टर्नरी, 4 है तो क्वाटरनरी, इस तरीके से क्या बोला जाता है, उसको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, अब हम बार बार एक चीज क्या बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, बार बार एक चीज की बात कर रहे हैं, किस चीज की, सोल्यूशन की। ठीक है, इसका डेफिनेशन तो हम लोग समझ लिए हैं, अब समझते हैं कि सोल्यूशन बनता कैसे, सोल्यूशन बनता कैसे। ठीक है, तो सोल्यूशन की अगर बात करेंगे तो इसमें मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट को बोला जाता है सोल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोला जाता है सोलवेंट। एक कंपोनेंट को बोला जाता है सोल्यूट, दूसरे कंपोनेंट को बोला जाता है सोलवेंट। ठीक है, पहले हम सॉल्वेंट को समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे सोल्यूट को। सॉल्वेंट किसको कहते हैं, अलग अलग बुक में आपको डायरेक्टली एक ही स्टेटमेंट रहता है कि सॉल्वेंट वो कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन है जिसका अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो पहला डेफिनेशन नहीं है। पहला डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन जो है, सॉरी सॉल्वेंट जो है सोल्यूशन का वो कंपोनेंट है जिसका फिजिकल स्टेट सेम रहता है पहले भी और सोल्यूशन बनने के बाद भी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन हुज फिजिकल स्टेट, जिसकी फिजिकल स्टेट, हुज फिजिकल स्टेट is same as that of solution, is same as that of solution, यानी फाइनल जो हमारा सोल्यूशन बनेगा उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वही फिजिकल स्टेट में अगर कंपोनेंट है तो वैसे कंपोनेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, सोलवेंट। क्या बोल सकते हैं, द कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन व्हिच फिजिकल स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ अ सोल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। ठीक है, ये होता है सॉल्वेंट का डेफिनेशन कि जिसका इनिशियल फिजिकल स्टेट और सॉल्यूशन बनने के बाद का फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, या कह सकते हैं जिसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के जैसा ही होता है उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। तो क्या कह सकते हैं, इसके अलावे जो अदर कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन है, अदर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के अलावे अदर कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सोल्यूट। अब अदर कंपोनेंट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपली अगर हम लोग बात करें किसी बाइनरी सोल्यूशन की, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है। ठीक है, अब वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है, ये लिक्विड है हमारा, इनिशियली ये लिक्विड है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं, शुगर आप ऐड कर सकते हो, सॉल्ट ऐड कर सकते हो, राइट, शुगर ऐड कर रहे हैं, तो शुगर का फिजिकल स्टेट क्या है, इसका सॉलिड है, राइट। और जब ये सोल्यूशन बन के तैयार हो गया, जब ये सोल्यूशन बन गया, ठीक है,
तो इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं हम लोग, एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर। यानी इस सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट की बात करेंगे जिसमें हमारा क्या हो रखा है, शुगर भी डिजोल्व हो गया, इसकी फिजिकल स्टेट एक्वस, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, लिक्विड फिजिकल स्टेट हो गई। इसकी क्या हो गई, लिक्विड। तो आप देखिए वाटर और शुगर में से किसका फिजिकल स्टेट सेम रह रहा है, पहले भी और बाद में भी, तो वो कौन सा कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है हमारा वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग, वाटर को सॉल्वेंट कहेंगे और शुगर को क्या कहेंगे, सोल्यूट कहेंगे। ये बात समझ में आई आपको, वाटर को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, शुगर को सोल्यूट। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, दोनों के फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, सेम रहेगी। when the physical state of both the component when physical states of both the components are same, both the components are same। ठीक है, तो इस टाइम में क्या कहते हैं कि वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में हो, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्वेंट कहते हैं। और वो कंपोनेंट जो प्रेजेंट हो लेसर अमाउंट में, यानी जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको, कब कहते हैं लार्जर अमाउंट वाले को सॉल्वेंट और कब कहते हैं लेसर अमाउंट को सोल्यूट, जब दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है। जब दोनों की क्या है, फिजिकल स्टेट सेम है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हम एल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, ROH इज एन एल्कोहल, और मान लो हम वाटर ले रहे हैं, वाटर, ठीक है, दोनों को मिला करके क्या बन रहा है, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के फिजिकल स्टेट की बात करें तो क्या हो जाएगी, ये लिक्विड फिजिकल स्टेट हो जाएगी, राइट। अब देखो स्टार्टिंग में अल्कोहल भी क्या हमारे पास लिक्विड, वाटर भी क्या है लिक्विड, फाइनल भी क्या बन रही है, लिक्विड भी बन रही है, राइट, लिक्विड ही बन रही है। अब ऐसे में किसको सोल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे, कि मान लो आपने इसका 20 ml लिया और इसका 80 ml लिया और सोल्यूशन कितना बना दिया आपने, 100 ml। सोल्यूशन कितना बन गया आपका, 100 ml। तो इस केस में किसको सोल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे, वेरी गुड। इसमें ये क्या है हमारे पास, कम है तो इसको क्या कह देंगे, सोल्यूट, ये ज्यादा है तो इसको क्या कह देंगे हम लोग, सॉल्वेंट, राइट। अब इसी चीज को अगर मान लो हम उल्टा कर दें, जैसे कि मान लो 80 ml हमारे पास एल्कोहल हो, उसमें 10 ml या 20 ml वाटर मिला करके क्या बना रहे हैं हम लोग, 100 ml सोल्यूशन बना रहे हैं, ml इज मिलीलीटर, ठीक है। अब इस केस में क्या हो गया, हमारे पास वाटर का अमाउंट जो है वो क्या है, कम है, और अल्कोहल का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। दोनों का फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है। तो हम क्या कह सकते हैं, इस केस में अल्कोहल इज अ सॉल्वेंट एंड वाटर इज अ सोल्यूट। बात क्लियर है, हाँ या ना। चलो अब हम लोग सोल्यूशन के फिजिकल स्टेट के हिसाब से जो है सोल्यूशन को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, राइट। तो सॉल्वेंट की हम फिजिकल स्टेट के हिसाब से कितने टाइप से मेनली ये कर सकते हैं, 3 टाइप से, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन, राइट। अब इसमें तीनों का अलग अलग लेंगे तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 9 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, राइट। तो एनसीईआरटी में भी इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एनसीईआरटी को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो
पहला हम लोग बात करते हैं, मान लो लिक्विड सोल्यूशन की या सॉलिड सोल्यूशन की या गैसियस सोल्यूशन की। ठीक है, चलो हम लोग पकड़ लेते हैं गैसियस सोल्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? गैसियस सोल्यूशन की। यानी सॉल्वेंट क्या होगा हमारा? गैस होगा। सॉलिड क्या हो सकता है? गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो सोल्यूशन के हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं वो तीन हो जाएंगे। ठीक है, कौन से तीन हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा हम लोग सिंपली कह सकते हैं गैस इन गैस सोल्यूशन, गैस इन गैस सोल्यूशन। ठीक है, यानी हमारे पास सॉलिड भी गैस हो गया, सॉल्वेंट भी गैस हो गया। ठीक है, तो गैस इन गैस सोल्यूशन के एग्जांपल की बात करेंगे तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं? एयर। एयर में क्या होता है? ऑलमोस्ट सारे गैस मिक्स होते हैं। या आप कोई भी दो गैसेस के मिक्सचर ले लो, और मिक्सचर ऑफ एनी गैसेस जिसमें आप एक से ज्यादा गैस ले रखे हो तो उसको क्या कहेंगे? गैस इन गैसियस सोल्यूशन। ठीक है, दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या हमारे पास? लिक्विड इन गैस सोल्यूशन। लिक्विड क्या हो गया? सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या हो गया हमारे पास? गैस। राइट, तो लिक्विड इन गैस सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं? वाटर वेपर इन एयर। वाटर वेपर इन एयर। तो वाटर वेपर क्या है? काइंड ऑफ एक लिक्विड है। ठीक है, और सिंपली बोल सकते हो मॉइस्चर इन एयर। वो क्या हो गया हमारे पास? लिक्विड इन गैस का एग्जांपल। तीसरा कैटेगरी क्या है हमारे पास? सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस। ठीक है, ऑल्दो अब इसको एग्जांपल में नहीं लिया जाता है, बट एनसीईआरटी में हमें दिया गया। सॉलिड इन गैस का कोई सेंस नहीं बनता, राइट, बट ऑल्दो ये एनसीईआरटी में दिया गया तो हम लोग इसको भी एग्जांपल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल में क्या है? एग्जांपल ये है नेप्थलीन इन एयर कह सकते हैं। ठीक है, नेप्थलीन इन एयर। ठीक है, अब इन सारे के सारे कंपोनेंट में अगर सॉल्वेंट की बात करें, ठीक है, इन सारे गैसियस सोल्यूशन की सॉल्वेंट की बात करें तो मोस्टली जो सॉल्वेंट होता है इसमें, मोस्टली जो इसमें सॉल्वेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन गैस। सॉल्वेंट जो होता है क्या होता है? नाइट्रोजन गैस। जैसे एयर की बात करेंगे 78% क्या होता है आपके पास? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा इन सब के लिए? सिंपली नाइट्रोजन गैस हो जाएगा सॉल्वेंट। राइट, तो गैसियस सोल्यूशन में तीन कैटेगरी हो गए हमारे पास, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस, तीन हो गए। राइट, दूसरी जो है हम लोग कह सकते हैं लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन यानी सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? लिक्विड, और सोल्यूट क्या होगा? डिफरेंट सोल्यूट होंगे हमारे पास। राइट, तो पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सोल्यूट क्या हो जाएगा हमारे पास? गैस। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? लिक्विड। तो क्या कहेंगे? गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर। राइट, और सिंपली आप कह सकते हो वाटर। वाटर में भी क्या होता है? गैस डिजोल्व होता है। राइट, इसीलिए एक्वेटिक लाइफ जो है, जल वाले जो जीवन है वो पॉसिबल है। राइट, इसके सॉल्वेंट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट क्या होता है? इसमें वाटर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की बात करें, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, तो आप इसमें सिंपली शरबत ले सकते हो। ठीक है, जिसमें आप नींबू पानी सिंपली है, जिसमें आप नमक वगैरह नहीं मिलाए हो। ठीक है, नींबू पानी मिला दो तो नींबू पानी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, जिसमें सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर। वहीं अगर बात करें दूसरे एग्जांपल की तो बोल सकते हैं रेक्टिफाइड एल्कोहल। रेक्टिफाइड एल्कोहल
ठीक है। उसमें जो सॉल्वेंट होता है क्या होता है हमारे पास, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल का ही टाइप है। ठीक है, तो सॉल्वेंट क्या हो गया उसमें, इथेनॉल। इसके थर्ड टाइप के सोल्यूशन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, और इसके एग्जांपल आप बहुत सारे जानते हो, राइट। इस शरबत को उठा करके इधर ले आओ जिसमें आप नींबू मिलाते हो अपने हिसाब से, नमक मिलाते हो या जो भी मिलाते हो, ठीक है, स्वाद अनुसार। तो शरबत इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, शुगर इन वाटर, शुगर प्लस वाटर, या आप कह सकते हो सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। इनके लिए सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, इनके लिए सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर। ठीक है, इसके लिए सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। ठीक है, तो गैसियस सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन क्लियर है सबको। 6 टाइप हमने सॉल्यूशन के देख लिए, राइट। चलो अगला क्या हो जाएगा हमारे पास, अगला हो जाएगा सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें भी 3 कैटेगरी होंगे हमारे पास। और सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, अब हमारे पास सॉल्वेंट जो होगा सॉलिड होगा, और सॉल्यूट जो होगा एक बार गैस होगा, फिर लिक्विड होगा, फिर सॉलिड होगा, राइट। पहले अगर बात करें पहले एग्जांपल की, पहले टाइप की, तो क्या हो गया हमारे पास, गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड। अब कहोगे सर सॉलिड में गैस कैसे डिजोल्व हो रखा है, ठीक है। इसका एग्जांपल है, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, जैसे H2 इन PD और H2 इन निकेल। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्ल्यूटेड हाइड्रोजन, जो क्या उसमें इम्बेडेड होते हैं। ठीक है, इसके सॉल्वेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्लेडियम हो जाएगा। वही अगर H2 इन निकेल लेंगे तो उसमें सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन की भी बात करेंगे तो ऐसे सिंपली बोल सकते हैं, जो भी हम लोग हाइड्रोजिनेशन के लिए कैटेलिस्ट यूज करते हैं, जैसे H2PD हो गया, H2PT हो गया, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इम्बेडेड होते हैं या ऑक्ल्यूटेड होते हैं, किसमें, मेटल में। ठीक है, दूसरा टाइप क्या हो गया, इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली बोल सकते हैं अमलगम वाले जो होते हैं। ठीक है, Hg इन गोल्ड, Hg इन गोल्ड, सॉरी ये सिल्वर हो गया, Hg इन गोल्ड, Hg इन सिल्वर भी हो सकता है, राइट। तो इसमें सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, गोल्ड हो जाएगा। और किसी भी मेटल का अमलगम को क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिंपली लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सिंपली क्या बोल रहे हैं हम लोग, अमलगम को लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या हो गया हमारे पास, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, सॉल्यूट भी क्या होगा, सॉलिड होगा। तो एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, ब्रास हो गया एग्जांपल, या आप जितने भी ज्वेलरीज देखते हो, ठीक है, ज्वेलरीज में क्या होता है, गोल्ड में कई बार सिल्वर मिलाया होता है, कई बार कॉपर मिलाया होता है, राइट। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आई होंगी, राइट। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर समझ में आई होंगी। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके डिफरेंट कैटेगरी को पढ़ेंगे, जैसे सॉल्यूशन को किस तरीके से और कैटेगराइज किया जा सकता है, या उसमें सॉल्यूट के अमाउंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जिसको हम लोग कलेक्टिवली कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। ठीक है, उसको अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि और किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कब कहते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कब कहते हैं, या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब कहते हैं, या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब कहते हैं, या इनमें जो सॉल्यूट हम लोग ऐड कर रहे हैं उसके अमाउंट को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, जिनको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, उनको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके लिए
लाइक कारगर होगी। ठीक है, अगर पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, और लास्ट में यही कहेंगे, मस्त पढ़ते रहिए, मस्ती में सीखते रहिए और आगे जीवन में बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।